गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पहले कुछ डिटर्मिनेंट पे जो आप लोग का डाउट आया है मेरे पास उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताएंगे और उसके बाद भी आप डिटर्मिनेंट बनाइएगा और डाउट अगले जितना भी भेजिएगा अगले लेक्चर में और क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट का कुछ और क्वेश्चंस। पहले दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट और ये प्रूफ करना है। देखिए डिटर्मिनेंट का बेसिक फंडा जो है यही है कि अगर जो प्रूफ करना है टर्म अगर उसमें फैक्टराइज्ड किया हुआ हो तो उस टर्म को कॉमन लाना है। जैसे यहां देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग सोचेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। तो पहले LHS जो दिया है डिटर्मिनेंट में उसको लिखेंगे a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू डब्ल्यू। अब देखिए a है, यहाँ भी ax है, यहाँ bx है और ये b है। हम लोग को देखिए ऊपर में सिर्फ टर्म क्या चाहिए a c p। यहाँ है a प्लस बी एक्स, यानी r1 में चेंज करना होगा। यहाँ लिख रहे हैं बगल में r1 में चेंज करना है। अब हमको bx नहीं चाहिए, तो bx नहीं चाहिए लेकिन नीचे में सिर्फ क्या है b है। अगर ये भी bx रहता इसको माइनस कर देते तो bx कैंसिल हो जाता। यानी हम चाहते हैं कि r2 माइनस करें लेकिन ऊपर bx है और नीचे bx नहीं है। तो अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो bx माइनस bx, तो bx से bx कैंसिल हो जाएगा, a आएगा और यहां माइनस करने पर भी a का ही टर्म आ रहा है। तो कर क्या रहे हैं, r1 में चेंज किए r2 को माइनस करके, लेकिन x से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब ध्यान दीजिएगा इस चेंज पे। देखिए a प्लस बी एक्स है, c प्लस डी एक्स है, p प्लस क्यू एक्स है, ये r1 है। r1 अब r1 में किसको माइनस कर रहे हैं, r2 को। कितना से मल्टीप्लाई करके, x से। चलिए पहले r2 में x से मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ax स्क्वायर प्लस bx। ध्यान दीजिएगा x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर प्लस dx। इसमें भी x से मल्टीप्लाई किए तो px स्क्वायर प्लस qx। और हम फिर क्या करना है, माइनस करना है हम लोग को। तो माइनस में साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखिए bx से bx कैंसिल हो जाएगा, a माइनस क्या बच रहा है, ax स्क्वायर। यहाँ dx से dx कैंसिल हो जाएगा, c माइनस cx स्क्वायर। यहाँ गौर कीजिए qx से qx कैंसिल हो जाएगा, p माइनस px स्क्वायर। अब a कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ c कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। p कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए r1 में चेंज किए, r2 में x से मल्टीप्लाई करके, तो r2 में x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए। जो चेंज आया r1 में लिखेंगे a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी c, और p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये r1 में चेंज हुआ, r2 को माइनस किए कितना से मल्टीप्लाई करके, x से। यहाँ लिख भी दिए हैं, बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए। u v w। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है और कॉमन चाहिए भी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा a c p, ax cx प्लस d px प्लस q u v
डब्लू ax प्लस बी है यहाँ। अब देखिए ए सी पी चाहिए, R1 मैच कर रहा है, U भी W चाहिए, वो भी मैच कर रहा है, R2 नहीं मैच कर रहा, R2 में बी डी क्यू चाहिए, तो बी डी क्यू चाहिए, ax है ये नहीं चाहिए, यानी कि तय है कि R2 में चेंज करना है। अब देखो हमको सिर्फ b चाहिए, ax नहीं चाहिए, यहाँ a है, अगर x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ax खत्म, cx खत्म, px खत्म, यानी कि R1 R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 को माइनस करना है, किससे मल्टीप्लाई करके, x से। चलिए तो पहला रो में नो चेंज, चेंज किस में कर रहे हैं हम लोग, R2 में। क्या चेंज कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए तो b बचेगा, x से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस किए तो d बचेगा, x से मल्टीप्लाई किए तो px को माइनस कर दिए तो q बचेगा, u v w। देखिए जो टर्म चाहिए था वो आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और प्रूफ है डिटर्मिनेंट का, और इस ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो हम बोले कि जब फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो तो कोशिश करना है कि टर्म कॉमन आए। तो LHS x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब जेड क्यूब। चलिए तो सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट में, हालांकि इसको माइनस करके भी बना सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में देखिए एक कॉलम में एलिमेंट को स्प्लिट करके लिखा गया है। तो जब डिटर्मिनेंट में एक कॉलम को स्प्लिट करके लिखा जाए तो हम बताए थे प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट को भी स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक कॉलम में एलिमेंट को स्प्लिट करके लिखा गया हो तो डिटर्मिनेंट को भी स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट लेके एक डिटर्मिनेंट बना दिए और एलिमेंट का सेकेंड पार्ट लेके एक डिटर्मिनेंट बना दिए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा हम पहले ही एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ C3 और C2 को एक्सचेंज कर रहे हैं। याद होगा प्रॉपर्टी कि दो कंसेक्यूटिव रो या दो कंसेक्यूटिव कॉलम को जब एक्सचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर जाता है। तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर दिए। ये क्यों कर रहे हैं इसका जवाब अगले स्टेप में मिल जाएगा, एक स्टेप के बाद एक्सचेंज करेंगे। देखिए स्प्लिट करने के पीछे मेरा एक ही टारगेट था कि जितना हो सके कॉमन ले लेना है। जैसे ही स्प्लिट किए तो देखिए एक डिटर्मिनेंट में बहुत सारा टर्म कॉमन है। पहला रो में x कॉमन है तो x बाहर आएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रो में y कॉमन है तो y बाहर आएगा। तीसरा रो में z कॉमन है तो z बाहर आएगा। पहला रो से x, दूसरा रो से y, तीसरा रो से z कॉमन ले लिए। थर्ड कॉलम में p भी कॉमन है तो p भी बाहर आएगा। डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि अगर मल्टीप्लाई करना हो या कॉमन लेना हो तो कोई एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो पहला रो से x कॉमन लिए, इससे y कॉमन लिए, इससे z कॉमन लिए और इससे p कॉमन लिए। अब कॉमन लेने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसको लिखेंगे। तो 1 x कॉमन लिए x स्क्वायर, p कॉमन ले चुके हैं इधर से 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। तो जितना कॉमन था कॉमन ले लिए। अब पहले हम 1 को इस पोजीशन पे ले गए एक्सचेंज करके, एक बार फिर से एक्सचेंज करेंगे। C1 को किससे एक्सचेंज करेंगे, C2 से। तो जब भी डिटर्मिनेंट में दो कंसेक्यूटिव कॉलम या दो कंसेक्यूटिव रो को एक्सचेंज करते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो इस बार फिर से दो कॉलम को
एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, तो सेकेंड कॉलम आ जाएगा किसके जगह, फर्स्ट कॉलम की जगह, और बाकी जैसे है वैसे रहेगा। पी एक्स वाई जेड 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए कॉलम को एक्सचेंज हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमको पता चल गया था कि यहाँ कॉमन लेने पर 1 पहला कॉलम में आएगा और यहाँ 1 कहाँ था, थर्ड कॉलम में, तो हम पहले ही से एक्सचेंज करते गए ताकि 1 कहाँ चला है, पहला कॉलम में। अब देखिए इस लाइन में जो दोनों डिटर्मिनेंट है, दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू होता है तो उस वैल्यू को कॉमन लेंगे। कंप्लीट एक वैल्यू है, ये कंप्लीट एक वैल्यू है, इस वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को कंप्लीट कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, तो ब्रैकेट देंगे, ये पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, कुछ नहीं है यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस ये डिटर्मिनेंट पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, पी एक्स वाई जेड। डिटर्मिनेंट के पहला लेक्चर में बताए थे वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा लेक्चर में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बताए भी थे कि 1 1 रहने पर माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, कॉमन भी लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके कॉपी में बना होगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये बगल में क्या है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन में यही खासियत था कि कॉलम में एलिमेंट स्प्लिट करके लिखा गया था, तो हम डिटर्मिनेंट को भी पहले स्प्लिट कर दिए, जितना था कॉमन लिए। कॉमन लेते समय मेरे दिमाग में ये बात आ गया था कि 1 1 पहला पोजीशन पे आ रहा है, पहला कॉलम में, इसलिए हम 1 1 को शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे। 1 1 को पहले C2 के जगह पे ले गए और C2 से फिर C1 के जगह पे ले गए, ताकि दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गया, कॉमन ले सके, और जैसे ही कॉमन लिए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप आराम से बना सकते हैं, आपके कॉपी में बना हुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट पे। कहता है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस समझ रहे हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल अगर हो जाता है तो आइसोसेलेस कहेंगे। उसके लिए कंडीशन है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। देखिए कंडीशन दिया कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 है तब ट्रायंगल जो है वो हमें ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। आप ट्रायल से देखिए, अगर हम इसमें A के जगह B डाल दें, क्यों A के जगह B डालेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 एंगल तो इक्वल होगा, तो मान लेते हैं A और B इक्वल है, यानी A के जगह B लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप एंगल A की जगह एंगल B लिखेंगे, एंगल B एंगल B एंगल B, तो C1 और C2 आइडेंटिकल हो जाएगा, और जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तब आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा फॉर्म बड़ा है, यहाँ cos A cos B cos C बार बार लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, बड़ा जगह लेगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, इसी कंडीशन को शॉर्ट में लिखने के लिए कुछ देर के लिए cos A को मान लेते हैं x, cos B को मान लेते हैं y, cos C को मान लेते हैं z, कुछ देर के लिए, ताकि बार बार cos A cos B cos C नहीं लिखना पड़े। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को में जो टर्म है cos A को मान लिए हैं x, तो लिखेंगे देयरफॉर। तो बताइए जो कंडीशन है उस कंडीशन में हम लोग cos A की जगह x लेंगे, cos B की जगह y, cos C की जगह z, तो देखिए वैल्यू क्या हो जाता है, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, cos A की जगह x डाल दिए, 1 प्लस y,
वाई स्क्वायर प्लस वाई, कॉस बी के जगह वाई डाल दिए। वैसे ही कॉस सी के जगह क्या लेना है, जेड। जहां जहां कॉस सी था जेड लिख दिए, और ये किसके इक्वल है, 0 के। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट में जो बार बार कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिखना पड़ता है, अब उससे हम लोग बचेंगे, छोटा टर्म आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1 1 है, तो हम पहले ही बताए हैं कि जहां डिटर्मिनेंट में 1 1 दिखाई दे माइनस करो। तो C1 में अगर C2 माइनस कर दिया जाए और C2 में C3 माइनस कर दिया जाए। एक चीज फिर हम क्लियर करना चाहेंगे, एक स्टेटमेंट दिए थे हम डिटर्मिनेंट में कि एक ही स्टेप में जिस कॉलम में चेंज कर दिए उसका यूज नहीं करना है। तो देखिए किसमें चेंज कर दिए, C1 में चेंज किए हैं, तो अब C1 का यूज नहीं करना है। C2 का मदद लिए हैं तो C2 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें चेंज कर दिए उसका यूज नीचे नहीं करना है। तो C1 में चेंज किए हैं इसलिए नीचे C1 का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात। तो चलिए अभी तो 1 1 है, तो माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस किए। अब C2 में C3 को माइनस किए तो 0, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड। C3 में नो चेंज, इक्वल टू 0 गिवन है। अब देखिए एक लाइन और, 0 x माइनस वाई। जरा थर्ड रो में देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम x माइनस वाई कॉमन ले लें इससे, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई। x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1, 0 y माइनस जेड। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y माइनस जेड, y प्लस जेड, तो y माइनस जेड यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस जेड यहाँ बचा, और यहाँ इसके बदले में क्या बचा, 1। बाकी जैसे है वैसे लिखिए। अब x माइनस वाई कॉमन है C1 से, y माइनस जेड 0 में सब कॉमन होता है, y माइनस जेड कॉमन है C2 से, तो टेकिंग कॉमन आप लोग लिख दीजिएगा, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम C1, y माइनस जेड फ्रॉम C2। तो 0 1 x प्लस वाई प्लस 1, 0 1 y प्लस जेड प्लस 1 कॉमन ले लिए, 1 1 प्लस जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 0। अब डबल 0 है, एक्सपैंड कर देंगे इसके लो, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 we get x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब देखिए R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। बाकी को क्यों नहीं लिखे समझ रहे, 0 0 है। अब पहला रो में साइन प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस साइन देंगे। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो 1 1, x प्लस वाई प्लस 1 है, y प्लस जेड प्लस 1 है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y प्लस जेड प्लस 1, एक्स वाई जेड, 1 से 1 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि आइदर x माइनस वाई 0 और
y माइनस जेड जीरो और z माइनस एक्स जीरो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। तीन फैक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो गारंटी नहीं कि तीनों जीरो हो, कोई एक भी अगर जीरो होगा तो इसको जीरो बना देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारा फैक्टर है और प्रोडक्ट जीरो है तो कोई भी एक फैक्टर का पॉसिबिलिटी है जीरो होने का। ये नहीं कि सारा फैक्टर जीरो होगा, नहीं, कोई एक फैक्टर भी जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट जीरो होगा। इसलिए और लिखे हैं, और यानी कि ऑप्शनल है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि तीनों जीरो हो। तो x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड और z इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ कंपलसरी कंडीशन ये है कि कोई एक इक्वल है, ऑप्शनल है ये, ध्यान दीजिएगा। तीनों कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी बस यहाँ एक के इक्वल होने का है। तो अब x इक्वल टू वाई, तो हम लोग x किसको मानकर चले थे? cos a को, cos b को, y cos b को। इसी तरह से आगे cos b इक्वल टू cos c, cos c इक्वल टू cos a। खैर हम एक लिखे हैं। अब cos a इक्वल टू cos b, तो गारंटी है यहाँ a इक्वल टू b आएगा। क्यों आएगा? उसका कारण भी है। ट्रिगो में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि a इक्वल टू b हो। cos 60 डिग्री का वैल्यू और cos 300 डिग्री का वैल्यू भी बराबर होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वहाँ a इक्वल टू b हो। लेकिन यहाँ शर्त है कि ABC एक ट्रायंगल का एंगल है, तो ट्रायंगल का एंगल 180 से छोटा ही होगा, 180 से ज्यादा नहीं जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 180 से कम में cos अगर इक्वल है तो गारंटी है कि एंगल भी इक्वल होगा। 180 से छोटा के लिए cos अगर इक्वल है तो गारंटी है कि एंगल भी इक्वल होगा, और कोई केस नहीं हो सकता यहाँ। तो A और B इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। y इक्वल टू जेड अगर करेंगे तो b और c इक्वल होगा, z इक्वल टू x इक्वल करेंगे तो a और c इक्वल होगा। लेकिन हम फिर बताएं कि पूरा प्रोडक्ट जीरो कब होगा? तो कोई एक वो भी जीरो होगा। इसलिए कोई एक ही कंडीशन पे बात करेंगे, तीनों पे बात नहीं करेंगे। अगर तीनों पे बात कर दे तो क्या होगा? तो यहाँ से a इक्वल टू b आएगा, यहाँ से b इक्वल टू c आ जाएगा, यहाँ से c इक्वल टू a आ जाएगा। तो कहेंगे a b c तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो फिर ये हो जाता इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कंपलसरी बस कोई एक ही फैक्टर जीरो होने का है, बाकी ऑप्शनल है। इसलिए एक फैक्टर को जीरो किए तो कंडीशन आया a इक्वल टू b, दिस इज सफिशिएंट फॉर ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए देखिए, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टेक्निक रहेगा, उस टेक्निक को आपको समझना है। आप मेहनती हैं तो डायरेक्ट एक्सपैंड कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन टफ हो सकता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से प्रॉपर्टी सीखने का मौका है। हम बोले हैं कि टर्म छोटा कर देंगे या जीरो कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या किया जाए कि ये जीरो हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं कि इसको जीरो कर दें। तो इसको जीरो करने के लिए ये साइन अल्फा, देखिए एक वो जीरो तो है, एक और जीरो अगर इसके ऊपर या नीचे हो जाएगा तो दो जीरो हो जाएगा, और जब दो जीरो हो जाएगा तो इसी के लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए साइन अल्फा है और ये क्या है? कॉस अल्फा। इसको जीरो बनाना होगा तो इसका मदद लेंगे, और इसको जीरो बनाना होगा तो इसका मदद लेंगे। अब हम क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए? तो हम R1 में चेंज को यहां लिख रहे हैं। R1 में कॉस अल्फा से गुना कर दें, R3 में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों इक्वल हो गया, ऐड कर दोगे इसमें इसको या इसमें इसको तो जीरो तो आ जाएगा।
तो इसी प्रोसेस पे काम करेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉपर्टी को समझिए। बताए थे कि डिटर्मिनेंट में जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसी रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट उतना ही टाइम्स हो जाता है। यहाँ R1 में चेंज किए हैं cos अल्फा से मल्टीप्लाई करके, तो डिटर्मिनेंट में cos अल्फा से क्या करना होगा, डिवाइड। R3 में चेंज कर रहे हैं और R3 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा से भी क्या कर दिए, डिवाइड, मैनेज करने के लिए। यानी जिसमें चेंज करते हैं उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही से क्या कर देना है, डिवाइड। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए cos अल्फा से, तो cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा, cos स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन अल्फा। इसमें नो चेंज, इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखिए ये जो टर्म हम लोग का टारगेट था ये दोनों को इक्वल कर देना, साइन अलग अलग है लेकिन इक्वल है, यहाँ पर ऐड कर देंगे जीरो हो जाएगा। चलिए ऊपर ही जीरो करते हैं, यानी R1 में किसको ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, R3 को। तो जैसे ही R1 में R3 को ऐड करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अब डबल जीरो हो जाएगा तो एक्सपेंड कर देंगे। तो थोड़ा बहुत कभी कभी टेक्निक लगाना है। चलिए अब ऐड करने आना चाहिए। यहां देखिए R1 में R3 को ऐड करेंगे तो cos बीटा, देखिए ध्यान से cos बीटा कॉमन है तो यहां क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। R1 में R3 को ऐड कर रहे हैं, साइन बीटा कॉमन है, क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको ऐड किए तो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में है तो जीरो। R1 में R3 को ऐड कर दिए हैं, बाकी जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। अब दो जीरो जब आ गया एक्सपेंड कर देंगे, किसके अलोंग, C3 के अलोंग यहाँ एक्सपेंड होगा। तो पहले तो एक तो यहाँ पहले से है साइन अल्फा cos अल्फा, एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग, C3 के अलोंग, तो लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। तो बताइए दो जीरो है छोड़ दिए, सिर्फ इसको लिखे हैं, साइन इसका प्लस होगा। अब इसको लिखना तो इसके रो और कॉलम को छुपा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम को छुपा दिए तो ऊपर में बचा cos बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा cos बीटा। देख लीजिएगा इसका लिखना है माइनर, तो इसके रो और कॉलम को छुपा दिए तो जो बचा हुआ टर्म था उसको लिख दिए। इसको नहीं लिखे हैं, समझ सकते हैं, 1 है, ये 1 है। लीजिए cos अल्फा साइन अल्फा खत्म हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, cos स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा, आंसर क्या आ गया, 1। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया। मेन टेक्निक यहाँ पर था, एक जीरो था, दूसरा को जीरो बनाने के लिए पहले इक्वल कर दिए, cos में साइन से मल्टीप्लाई कर दिए और साइन में cos से, और उसके बाद जीरो करने के लिए ऐड किए
उसके बाद का प्रोसेस सिंपल था। तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कर लीजिए। अभी तक आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बताएं, और भी आप डिटर्मिनेंट बनाइएगा। अगर डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, अगले लेक्चर में फिर बता देंगे। अभी तक जितना भी आप लोग डाउट पूछे हैं लगभग एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का क्या यूज है। तो डिटर्मिनेंट का यूज तो ऐसे माने हर फील्ड में है। अलजेब्रा में इक्वेशन को सॉल्व करने में है, आप ज्योमेट्री में जाइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में है, वेक्टर में जाइएगा तो A क्रॉस B निकालने में है, तो हर जगह है। लेकिन अभी हम लोग कुछ एप्लीकेशन यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद लास्ट चैप्टर जो है अलजेब्रा का है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहाँ भी डिटर्मिनेंट का यूज है, तो वहाँ भी हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज देखेंगे। लेकिन अभी कुछ छोटा सा यूज जिस पर आपका एक एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, इस टर्म टॉपिक को समझ लीजिएगा तो एक्सरसाइज बन जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, पहला यूज है कि अगर ट्रायंगल का 3 पॉइंट दिया हुआ हो, सपोज A है x1 y1, B है x2 y2, C है x3 y3, तब इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ मॉड है। ये मॉड इसलिए दिए कि एरिया हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप डिटर्मिनेंट के टर्म में 9th-10th में भी था एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में, लेकिन उसी फॉर्मूला को हम लोग डिटर्मिनेंट में अरेंज कर दिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ, मॉडुलस इसलिए दिए हैं कि पॉजिटिव लेना है। देखिए डिटर्मिनेंट में है x1 y1 1, x2 y2 1, 3 y3 1। कभी भी ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ हो तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। बताएंगे इस पर क्वेश्चन। अगर ये जो पॉइंट है A B C x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर कह दे A B एंड C आर कोलिनियर, सपोज दिया हुआ हो कि ABC पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट तभी होगा जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा या एक ही लाइन सेगमेंट पर हो। तो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 0 होगा। तो कभी भी ABC कोलिनियर दिया हुआ हो और इसका तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, तो इस ट्रायंगल के एरिया को किससे इक्वल कर दीजिए, 0 से। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल जब करेंगे तो ये हाफ 0 में चला जाएगा, इसलिए हाफ नहीं लिखे हैं। यानी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर दिया हो तब ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो x1 y1 एंड नेक्स्ट पॉइंट x2 y2, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला आप 11th में कोऑर्डिनेट में भी पढ़े हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लेकिन आप डिटर्मिनेंट के मदद से भी इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं।
देखिए कैसे, यानी कि कभी भी एक लाइन पर 2 पॉइंट दे दे और उस लाइन का इक्वेशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स वाई 1 x1 y1 1 x2 y2 1। एक्स वाई वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन का इक्वेशन अगर दिया निकालना हो और 2 पॉइंट दिया हो x1 y1 x2 y2, तब इस फॉर्मूला का यूज करके लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है। अभी इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका यूज बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। देखिए दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए कि ए बी सी कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए अगर आप चाहिएगा तो आप जो 11th में पढ़े हैं उसका मदद भी ले सकते हैं। ए बी का स्लोप निकाल दो, बी सी का स्लोप निकाल दो, इक्वल आ जाएगा, प्रूफ हो गया कोलिनियर। लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़े हैं तो डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। कोलिनियर प्रूफ करना है तो कोलिनियर के लिए बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ मॉड, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो हाफ x1 पहला पॉइंट हुआ कोऑर्डिनेट, x2 y2 x3 y3 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये तुरंत 0 हो जाएगा। C2 में C1 जोड़ दीजिए, C2 में C1 जोड़ देंगे। तो पहले C1 जैसे है वैसे लिखेंगे, C2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, C1 को ऐड कर दिए तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब C3 जैसे है वैसे रहेगा। अब C2 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, मॉड में है, a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लिए। सबको मॉड में इसलिए रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एरिया है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, अब जो बचा उसको लिखिए ए बी सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए तो 1 1 1 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम अगर सेम हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और जब ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर 0 आ जाए तो लिखेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। यानी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला से, 0 आ गया तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस, वर्टेक्स में एक अननोन टर्म है k, तो कहता है k का वैल्यू बताइए कौन सा पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताएं, हाफ मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखिए डिटर्मिनेंट को मॉड में रख रहे हैं क्योंकि एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, तो हाफ। चलिए x1 y1 1 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले तो 1 1 है तो माइनस करके 0 कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट अब पढ़ चुके हैं तो अप्लाई करेंगे।
R1 में R2 माइनस करेंगे, R2 में R3 माइनस करेंगे, तो -3 -10 0, 5 माइनस के 0 0 के 4 1। अब 1 1 था तो माइनस करके 0 कर दिए, उसके बाद C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। चलिए बार बार करें, मॉड में रख रहे हैं कि एरिया है पॉजिटिव रहेगा। चलिए किसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? C3 के लॉन्ग। एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, 2 तो 0 हो गया, तीसरा का साइन प्लस देंगे। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो यहां आया हाफ मॉड 1 है, छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0 माइनस ध्यान दीजिएगा -3 इंटू 0 0 माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो हाफ माइनस माइनस प्लस, मॉड में 10 तो बाहर आ जाएगा, 5 माइनस के। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग जो एरिया निकाले हैं वो 35 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होना चाहिए। तो 5 मॉड 5 माइनस के इक्वल टू 35, 5 कैंसिल हो कर देगा 35 को, तो 7। ध्यान रखिएगा मॉड है, तो जब मॉड हटता है तो सामने वाला पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मॉड जब हटता है तो सामने वाला रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू 12। तो ऑप्शन आप देखिए k का 2 वैल्यू कहाँ है, देखिए 12 और -2, यानी यहाँ आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। नोट कीजिए। ए एक मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ थीटा का वैल्यू, देखिए क्वेश्चन में साइन थीटा है, यानी थीटा का वैल्यू दिया है 0 से लेकर 2 पाई। तो कहता है फाइंड रेंज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉड नहीं है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। बताए थे डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो मैट्रिक्स का साइन हटाकर डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा 1। अब देखिए इसको इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले C1 में C3 को ऐड कर दो, तो C1 में C3 को जैसे ही ऐड करेंगे तो 2 0 0, यहाँ बचा साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। क्या किए हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देख रहे थे कि C1 में C3 को जब ऐड करेंगे
तो ये 2 टर्म 0 हो जाएगा। अब जैसे ही डबल 0 आ गया तब एक्सपैंड करेंगे। चलिए किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे हम लोग? C1 के अलॉन्ग, यहाँ लिख देते हैं एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1। तो C1 के अलॉन्ग कैसे एक्सपैंड करोगे? तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, 0 को छोड़ देते हैं। पहला कॉलम में साइन प्लस माइनस प्लस होता है। अब 2 के रो और कॉलम को छुपा दीजिए। टू के रो और कॉलम को छुपा दिए, यही 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ए का रेंज यानी डिटर्मिनेंट का रेंज बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0 भी है तो साइन 0 का वैल्यू 0, 90 डालेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 0 से शुरू होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां है? 0 से लेकर 1 तक। लेकिन आपको क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2, सब में 1 ऐड किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 2 ग्रेटर देन 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4, 2 ग्रेटर देन। अब बताइए 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है? ए का डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं रेंज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? तो 2 से लेकर 4 तक होगा। इक्वल टू रहने पर पढ़े हैं स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, 2 से 4 तक है, यानी इक्वल टू भी है, इसलिए यहां पर क्या दिए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। यानी ए का डिटर्मिनेंट कहां से कहां तक होगा? 2 से 4 तक। आप इस आंसर को ऐसे भी पता कर सकते हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। तो आप यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 डालिएगा, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी मिनिमम होगा। तो 0 डालेंगे तो डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। अब मैक्सिमम, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस में है, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4। तो डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू 2 आया और मैक्सिमम वैल्यू 4 आया। तो देखिए 2 से 4 तक है कि नहीं, यानी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी सीखे और डिटर्मिनेंट का कुछ यूज सीखे हैं। और भी अभी डिटर्मिनेंट का यूज आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप लोग अगर डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज भी है, बनाइए। और जो भी डाउट होता है भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, बताएंगे। तो अगले लेक्चर में आपका डाउट भी बताएंगे और एडजॉइंट सिखाएंगे, एडजॉइंट कैसे निकलता है। लेकिन हाँ, पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे। अगर डाउट रहा और भी तो पहले डिटर्मिनेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे। इसलिए आप लोग भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लॉकडाउन है, घर ही पर हैं, तो खूब पढ़िए, बनाइए। और डाउट होता है मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अगले लेक्चर में उसको भी क्लियर कर देंगे।